नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन मंच पर मनी जानी की तरफ से। आज हम लैब असिस्टेंट की 29 जून वाला जो पेपर है बायोलॉजी का, उसको डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार का डिस्कशन आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ 1 से सवा घंटे जितना भी ये सेशन चलेगा उसमें मेरे साथ बने रहते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपकी दिमाग की सारी नसें खोल दूंगा मैं। एक एक चीज़ को बड़े ही बेहतरीन ढंग से अपन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लगभग 35 क्वेश्चन हैं। जो 29 जून वाला पेपर था उसमें बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन हैं। एक एक सवाल को बड़े ही शिद्दत से समझेंगे अपन, ठीक है। बस एक ही टारगेट दिल में होना चाहिए, अब एक ही मकसद होना चाहिए। लैब असिस्टेंट 2026 में एक सीट हमारी होकर रहेगी और उसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी भी प्रयास कर रहे हैं। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। जितना आपके अंदर ताकत है, जितना जोश है, वो सारा झोंक दो। और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी मदद के लिए। जो भी चीज़ें आप चाहेंगे हमसे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ये तीनों पेपर, जो 2022 के 2 पेपर हैं और 2018 का पेपर है, मेरे साथ देखेंगे तो लगभग बायोलॉजी के मैं आपके आधे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके बढ़िया कर दूंगा। आधी बायोलॉजी अपन रिवाइज कर लेंगे केवल इन PYQ से, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ये 3 सेशन जरूर लगा लेना, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजावरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? द इनर लेयर ऑफ सीड कोट इज कॉल्ड बीजोल, टेगमेन, नाभिका या मध्य फल भित्ति। बीजावरण की जो भीतरी सतह होती है, सीड कोट की जो इनर लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं इसकी। सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक चीज़ होती है हमारे पास फल। क्या होता है? फल। फल को अपन कहते हैं फ्रूट। इसमें 2 चीज़ें होती है फल में। एक होती है फल भित्ति, ठीक है, फल भित्ति। और दूसरी चीज़ होती है बीज। फल में कितनी चीज़ें होती है? 2 चीज़ें होती है हमारे पास, एक फल भित्ति और एक बीज। फल भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं? पेरिकार्प, ठीक है। अब यहाँ पे जो फल भित्ति है ना, इस फल भित्ति को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बाहर जो होती है उसको कहते हैं एपिकार्प, ठीक है। उसके अंदर जो होती है उसको बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर जो होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्प। ध्यान से समझना, मैं पूरा फ्रूट ही आपको समझा रहा हूँ। एक फल के अंदर जो बाहर आवरण होता है उसको कहते हैं फल भित्ति, फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। फल भित्ति को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपिकार्प जो सबसे बाहर होती है उसको अपन एपिकार्प कहते हैं, मध्य जो भित्ति होती है उसको मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प। ये फल भित्ति के 3 अलग अलग जोन हो जाएंगे। बीज जो होता है ना, बीज, इसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। बीज का सबसे बाहरी जो आवरण होता है जिसको अपन बीजावरण कहते हैं, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। बीजावरण को ही इंग्लिश में सीड कोट कहते हैं। तो सीड कोट बीजावरण को ही कहते हैं। अब ये जो बीजावरण है ना, इस बीजावरण के अंदर भी जो बाहरी परत होती है ना उसको बोलते हैं टेस्टा। बीजावरण के अंदर जो बाहरी परत होती है उसको टेस्टा, और जो अंदर वाली परत होती है उसको कहते हैं टेगमेन। तो बीजावरण या सीड कोट जो होती है उसके अंदर भी 2 लेयर होती हैं। जैसे पेरिकार्प है, फल भित्ति है, उसमें भी 3 लेयर हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। उसी प्रकार जो बीजावरण है उसके अंदर भी 2 लेयर हैं। सबसे बाहर वाली जो होती है टेस्टा, और अंदर वाली होती है टेगमेन, ठीक है। और बीज में क्या होता है? और बीज में होता है भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। और एक चीज़ होती है भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा फल ही आपको रिवाइज हो गया। अब क्वेश्चन कितना आसान है देखो। क्वेश्चन क्या था? बीजावरण यानी कि सीड कोट की जो भीतरी सतह है, इनर लेयर है, उसको हमने क्या कहा था? टेगमेन। क्या कहते हैं? टेगमेन। टेस्टा क्या होती है? टेस्टा जो है ये बीजावरण की बाहरी सतह है। टेस्टा क्या है? बीजोल क्या है? ये उसकी बाहरी सतह है, और टेगमेन उसकी आंतरिक सतह है। मध्य फल भित्ति, अच्छा मध्य फल भित्ति हमने अभी बात की, देखो मीजोकार्प। मीजोकार्प को क्या कहते हैं हिंदी में? मध्य फल भित्ति कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मीजोकार्प। तो मीजोकार्प जो है वो मध्य फल भित्ति है, और ये आपने देख लिया कि फल भित्ति का एक प्रकार है। उसके बाद सर हाइलम क्या होता है? ये भी तो लिखा हुआ है, नाभिका या हाइलम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बीज पर पाया जाने वाला एक चिन्ह है
जहाँ से बीज फल से जुड़ा हुआ रहता है। समझ रहे मेरी बात को? ये क्या है? बीज पर पाया जाने वाला एक चिन्ह है, बीज पर पाया जाने वाला चिन्ह, और यहाँ से जो बीज हैं वो बीज क्या होगा? फल से जुड़ा रहेगा। बीज जो फल से अटैच रहता है ना, उसको अपन कहते हैं हाइलम। तो ये चारों ही चीज़ें आपकी क्लियर हैं। सवाल तो बहुत ही इजी था, अपन को पहले ही समझ में आ गया कि जो सीड कोट है उसकी बाहरी लेयर टेस्टा, अंदर वाली टैगमैन। ठीक है, लेकिन अपन ने यहाँ पर सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम कर दिया। क्लियर? चलो, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बहुत ही ईजी सवाल है। कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। अच्छा, सेल्यूलोज, इस सेल्यूलोज की किससे बनी होती है? पादपों में। पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। बताओ, एनिमल्स में किसकी बनी होती है? जंतुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? होती ही नहीं है, एब्सेंट। ठीक है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में किसकी होती है? बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? पेप्टिडोग्लाइकन, याद है ना? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द को प्रतिपादित किसने किया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट जो पेपर है वो शायद इससे पहले डाला, बाद में डाला, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन उसमें मैंने बढ़िया तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करवाई थी कि जैव विविधता जो शब्द हैं, जैव विविधता शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है रोजेन। किसने दिया? रोजेन ने। ठीक है, ओडम कौन है? ओडम जो है ना, ओडम, इनको जैव विविधता के फादर कहा जाता है, आधुनिक जैव विविधता के फादर। ठीक है ना, मॉडर्न जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके फादर हैं ओडम। और टेंसले कौन है? इकोसिस्टम शब्द जिसने दिया। इकोसिस्टम, इकोलॉजी नहीं है, इकोसिस्टम। समझ गए? चलो, इसको एक बार मैं क्लियर कर ही देता हूँ आपके। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, जैव विविधता, तो जैव विविधता जो शब्द है, अरे यार, जैव विविधता ये शब्द किसने दिया? रोजेन ने। शब्द रोजेन ने। अच्छा, जैव विविधता के पिता कौन है? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन। और आधुनिक जैव विविधता के पिता कौन है? ओडम। समझ में मेरी बात? उसी प्रकार एक आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? कहीं पे नाम मिलता है रीचर, कहीं पे नाम मिलता है अर्नेस्ट हेकल। तो जो भी आपको मिले वो आंसर टिक कर देना। ठीक है, रीचर या अर्नेस्ट हेकल। फादर कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान रखना। जैव विविधता के आधुनिक पिता ओडम है और इकोलॉजी के भी आधुनिक पिता ओडम है। जैव विविधता और इकोलॉजी दोनों के ही मॉडर्न जो फादर हैं, आधुनिक जनक है, वो ओडम है, दोनों के ही। लेकिन सवाल ऐसे आ जाए, जैव विविधता के जनक कौन है? एडवर्ड विल्सन। इकोलॉजी के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? वो दिया था आपके टेंसले ने। ठीक है ना, टेंसले। क्लियर? तो जैव विविधता शब्द देने वाले वैज्ञानिक रोजेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन एवं त्रिसलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन किस पादप वर्ग की विशेषता है? यूनिक फीचर ऑफ, कौन से प्लांट का ये यूनिक फीचर है? किस पादपों में ये देखने को मिलता है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी या ब्रायोफाइट्स? किस में देखने को मिलता है? आवर्तबीजी का लक्षण है ये, एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। क्या होता है ये, थोड़ा सा समझो इसको। देखो, जो पहली बात तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये जो लक्षण है ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर आवर्तबीजी जो होती है उसका लक्षण है। एक चीज़ होती है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विनिषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिनगेमी, है ना, संयुग्मन जिसको कहते हैं, और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, त्रिकसलयन। गया गया ये रहा,
एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। होता क्या है, देखो सिनगेमी के अंदर एक सेल होती है ना, एक सेल अंडकोशिका जो अगुणित है उसके साथ एक स्पर्म मिलता है, ठीक है, ये भी अगुणित है। तो इससे आगे जाकर के जाइगोट बनेगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज बनेगा। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n है उसके साथ जाकर के एक स्पर्म मिलेगा, ये n है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा पेन, ठीक है, और ये त्रिगुणित होता है। इससे आगे जाकर के पेन से आगे जाकर क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। इसमें दो स्टेप होते हैं, एक होता है सिनगेमी जिसके अंदर स्पर्म जो है वो एक सेल से आकर के मिलता है, तो इससे 2n जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज बनता है, युग्मनज से आगे जाके भ्रूण बनेगा। और ट्रिपल फ्यूजन में सेकेंडरी न्यूक्लियस से स्पर्म जाके मिलता है, जो कि स्पर्म अगुणित ही है लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, द्विगुणित है, तो पेन का निर्माण होता है जो त्रिगुणित होता है, और पेन आगे जाकर के एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है ये किस में देखने को मिलती हैं, आवर्तबीजी में, केवल और केवल एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन, त्रिकसेलन क्या होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुरमुत्ता जिसको खुम्ब भी कहते हैं, कवकों के किस वर्ग में पाए जाते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ें, मशरूम्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फंजाई, यानी कि फंजाई की जो अलग अलग क्लासेस हैं कौन कौन सी सर, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये चार ही क्लासेस यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता रखना है कि किसके अंदर मशरूम पाए जाते हैं। मशरूम जो है वो किस में पाए जाते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है ना। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बेसिडियोमाइसिटीज जो है इसके अंदर मशरूम होता है। बेसिडियोमाइसिटीज को अपन क्या कहते हैं, क्लब फंजाई कहते हैं, ठीक है ना। मशरूम के अलावा इसमें क्या होते हैं, स्मट एवं रस्ट फंजाई, ये भी तो इसी में मिलते हैं। स्मट एंड रस्ट फंजाई ये भी किसके एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइसिटीज के। एस्कोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, सेक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। एस्कोमाइसिटीज में न्यूरोस्पोरा क्रेसा आता है, ठीक है, जिसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहते हैं। क्लेविसेप्स परप्यूरिया आता है जो राई में अर्गोट बीमारी उत्पन्न करता है। एस्परजिलस आता है, पेनिशिलियम आता है, सैक्रोमाइसिस सेराइविसी एक यीस्ट है जो ब्रीविंग इंडस्ट्री शराब बनाने में काम आता है। तो ये सारे के सारे एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, पेनिशिलियम और सैक्रोमाइसिस सेराइविसी। फाइकोमाइसिटीज इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लोअर फंजाई, निम्नतर फंजाई। और इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखना है राम, राम का मतलब राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, ठीक है बस। और ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या कृत्रिम वर्ग, अपूर्ण कवक, ठीक है ना। और इसके अंदर आता है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलिट्रोट्राइकम, ये सारे के सारे ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर के इनके जो क्या कहा जाता है, सेक फंजाई किसको कहते हैं, लोअर फंजाई किसको कहते हैं, क्लब फंजाई किसको कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई या कृत्रिम वर्ग किसको कहते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मशरूम वाला क्लियर हो गया। मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। मशरूम जो है वो एडिबल होते हैं, यानी कि खाने योग्य होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मशरूम की सब्जी खाई भी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है, बताइए पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा है। चलो थोड़ा सा क्लियर कर देते अपन। एक जो पुष्प होता है, इस पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं, कितने, 4 चक्र होते हैं, जिनको अपन पुष्प उपांग कहते हैं। 4 चक्र कौन कौन से होते हैं, सबसे बाहर जो होता है ना उसको अपन कहते हैं कैलिक्स, और इसको दर्शाया जाता है के से, इसको के से दर्शाया जाता है कैलिक्स, ये सबसे बाहर है। हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज, समझ आ गई। और ये जो होता है ना, ये इसकी इकाई होती है सेपल, इसकी इकाई क्या होती है, सेपल, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दल, है ना। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप इंग्लिश में ही याद करें, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मानते ही नहीं है, सर हिंदी बताओ हिंदी बताओ, इसलिए मैं बता रहा हूँ साथ साथ में। कैलिक्स सबसे बाहर है, जिसको अपन बाह्य दलपुंज कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसको सेपल या बाह्य दल कहते हैं। ये जो कैलिक्स होते हैं ना, ये हरे होते हैं, और इनका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, सुरक्षा देना।
दूसरा जो चक्र होता है, पुष्पीय उपांग होता है, उसको अपन कहते हैं कोरोला या दलपुंज, इसको सी से डिनोट करेंगे। और इसकी जो इकाई होती है उसको कहते हैं पेटल। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये रंग बिरंगे होते हैं। जैसे ये हरा हो गया ना, तो ये रंग बिरंगे होते हैं और इनका काम होता है कीटों को परागण हेतु आकर्षित करना। कोरोला का काम जो होता है वो कीटों को परागण हेतु आकर्षित करने का होता है। तीसरा इसमें आता है एंड्रोशियम, जिसको पुमंग कहते हैं। इसकी जो इकाई होती है उसको अपन कहते हैं स्टेमन। ठीक है ना, पुंकेसर कहते हैं। और सबसे अंदर जो होता है उसको अपन कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम जो है ना ये पुष्प का नर जननांग होता है और गाइनोशियम जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग होता है। इसके अंदर जो इकाई होती है इसको अपन कहते हैं पिस्टिल। क्या कहते हैं? पिस्टिल। गाइनोशियम, जिसको पिस्टिल कहते हैं। इसके अंदर जो गाइनोशियम जो होता है ना ये कुछ इस तरीके का होता है, जैसे मैं बना देता हूँ, ये रहा ये। तो ये सबसे ऊपर जो होता है ना इसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा यानी कि वृत्तिकाग्र। ये नली जो होती है इसको बोलते हैं स्टाइल यानी कि वृत्तिका। और सबसे नीचे फूला हुआ भाग जो होता है इसको बोलते हैं ओवरी या अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। समझ आई बातें? चलो, तो सवाल क्या था? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र कौन सा होता है? कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज। बस, बाह्य दलपुंज जो है ये सबसे बाहरी चक्र होता है, हरा होता है और क्या काम करता है? सुरक्षा देने का, प्रोटेक्शन का काम करेगा। कोरोला, कोरोला दूसरा चक्र है, दूसरा पुष्पीय उपांग है। कैलिक्स के अंदर जो होता है उसको कोरोला कहते हैं, दलपुंज हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? सबसे पहले तो ये रंग बिरंगा होता है और ये कीटों को आकर्षित करता है। किस लिए? परागण हेतु। ठीक है, तीसरा जो चक्र होता है उसको पुमंग कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं, ये इसका नर जननांग होता है। और सबसे अंदर होता है जायांग, गाइनोशियम, जो मादा जननांग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहता है, क्या कहलाता है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस, पायरोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। श्वसन के अंदर ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लूकोज का अणु होता है, उससे दो अणु बनते हैं पायरुविक अम्ल के। और पायरुविक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। ठीक है ना भाई, ये इसमें 6 कार्बन है ग्लूकोज में, तो 2 अणु बने तो 3-3 कार्बन हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये अपन को पता ही है, ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस ही अपन को आता है, ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है। कौन कौन सा एंजाइम चाहिए तो एक बार देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण श्वसन में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूट मॉडिफिकेशन हेल्प इन रेस्पिरेशन? बताओ। अब यहाँ पर जो बच्चे हिंदी कर रहे थे वो गड़बड़ हो जाएगा, हिंदी तो नाम ही नहीं है। जो चीज़ हमें नाम हिंदी में चाहिए वो है ही नहीं यहाँ पे। श्वसन में कौन सी जड़ें सहायक होती है? श्वसनी जड़ें, रेस्पिरेटरी रूट्स। और रेस्पिरेटरी रूट्स का ही दूसरा नाम क्या है? न्यूमेटोफोर। ध्यान रखना, श्वसनी जड़ें जो होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती हैं, उसी को अपन न्यूमेटोफोर कहते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो है ना न्यूमेटोफोर होती हैं जो श्वसन में सहायता करती हैं। अच्छा, ये जड़ें मिलती कहाँ पर हैं? तो जो लवणीय इलाका होता है या जो दलदली क्षेत्र होता है, मार्सी एरियाज, दलदली क्षेत्रों के अंदर जो है ये पाई जाती है। कौन से वनों में? मैंग्रूव वन जो होते हैं उसके अंदर। सर हमें एग्जाम्पल बताओ, प्लांट कौन से हैं? तो 2 एग्जाम्पल ध्यान रख लेना। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइजोफोरा, जिसके अंदर श्वसनी जड़ें पाई जाती हैं। और एक एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना, एविसीनिया। ठीक है, चलो श्वसनी जड़ों की विशेषता क्या है? ये नॉर्मल जड़ों की उल्टी होती हैं। नॉर्मल जड़ें क्या होती हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो श्वसनी जड़ें हैं ये उसका उल्टा है, मतलब नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट? कौन सा टेरिडोफाइटा विषम बीजाणु का है, हेट्रोस्पोरस है? तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ज़्यादातर टेरिडोफाइट होते हैं ना, ज़्यादातर वो सम बीजाणु होते हैं।
ज़्यादातर टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? समबीजाणु होते हैं। कुछ एक ही होते हैं जो विषम बीजाणु के, और उसके अंदर दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। एक तो इसमें दे ही रखा है सेलाजिनेला जो कि विषम बीजाणु के हैं, और एक और आपको ध्यान रख लेना है साल्विनिया। साल्विनिया, ठीक है, ये दो ही ध्यान रखने बस। विषम बीजाणु टेरिडोफाइटों में दो ही हैं, सेलाजिनेला, साल्विनिया, बाकी सारे के सारे सम बीजाणु के, ठीक है। टेरिडोफाइटा में कौन आता है? टेरिडोफाइटे में आते हैं फर्न वगैरह जो होती है ना, ये टेरिडोफाइटा के अंदर आती है। फर्न है, इक्विसिटम है, ठीक है, ये सारे टेरिडोफाइटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभुजोतक जो स्थायी ऊतकों के बीच में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? है ना, ऐसा विभुजोतक जो स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले विभुजोतक ऊतक जो होता है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, इसको हम स्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। याद रखना इस चीज़ को। ये हमने किसके आधार पर बांटा है? स्थिति के आधार पर। स्थिति का मतलब पोजीशन, कि वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पाया जाता है, उसके आधार पर। एपिकल का मतलब शीर्ष भाग पर पाया जाता होगा। किसके शीर्ष पर? जड़ और तने के, जड़ और तने के शीर्ष पर होता है ये, इसलिए इसको कहते हैं एपिकल। इंटरकैलरी जो होता है ना, ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में होता है ना, स्थिति के आधार पर हमने बांटा है, तो ये स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है। और लेटरल जो होता है ना, ये आपके पार्श्व भागों में पाया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो विभुजोतक ऊतक को हम स्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। एपिकल यानी कि शीर्ष, हिंदी में इसको कहते हैं, तो ये जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। इंटरकैलरी स्थायी ऊतकों के बीच बीच में पाया जाएगा। और लेटरल यानी कि पार्श्व, एपिकल को शीर्ष, इंटरकैलरी को अंतर्वेशी कहते हैं, और लेटरल को पार्श्व ऊतक कहते हैं। तो ये पार्श्व में पाया जाएगा। काम क्या होता है? एपिकल का काम होता है प्राइमरी ग्रोथ करना, यानी कि उसकी लंबाई में बढ़ोतरी करना। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लंबाई में बढ़ोतरी करना। इंटरकैलरी क्या काम करता है? एपिकल के रिपेयरिंग का काम करता है। मान लो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको वापस रिपेयर करना, मरम्मत करने का काम करेगा इंटरकैलरी। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ का काम करता है, यानी कि चौड़ाई में बढ़ोतरी का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें से ये दो ऊपर वाले हैं ना, एपिकल और इंटरकैलरी, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और ये वाला जो है ना, ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं विभुजोतक को, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन से हैं? एपिकल और इंटरकैलरी। सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा? लेटरल वाला, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन कैम्बियम भी कहते हैं, एदा, हिंदी में एदा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या है अपन देख लेते हैं। स्थायी ऊतकों के बीच में कौन सा पाया जाता है? इंटरकैलरी, ठीक है ना। अंतर्वेशी जो होता है ये बीच में पाया जाता है। एपिकल कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के शीर्ष भाग पर। काम क्या करता है? प्राथमिक लंबाई में बढ़ोतरी करना। इंटरकैलरी क्या काम करता है? अगर एपिकल डैमेज हो गया तो उसको वापस रिपेयर करने का काम करेगा। लेटरल पार्श्वीय, पार्श्व भागों में पाया जाता है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ का काम करेगा। द्वितीयक ऊतक कौन सा होता है? जो पार्श्वीय होता है, लेटरल होता है, इसी को सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज के बीजों में पाया जाने वाला ढालाकार बीज पत्र क्या कहलाता है? द सीड ऑफ कैराकल्स contain a large sealed shaped cotyledon known as ऑप्शन ए कैपिटुलम, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन सी स्कूटेलम, ऑप्शन डी कोलियोप्टाइल। क्या कहेंगे? अनाज के बीजों में पाया जाने वाला बीज पत्र, कितनी बार ही बता चुका हूँ, अनाज के अंदर एकमात्र बीज पत्र पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं स्कूटेलम या बरूथिका, ठीक है। अनाज चाहे उसके अंदर मक्का हो, चाहे उसके अंदर ज्वार हो, चाहे उसके अंदर चावल हो, चाहे गेहूँ हो, कोई सा भी अनाज हो, इनके अंदर एकमात्र बीज पत्र पाया जाता है जिसको अपन स्कूटेलम कहते हैं। याद रख लोगे इस चीज़ को। कोल्यूप्टाइल, प्रांकुर चोल क्या होता है? प्रांकुर को सुरक्षा देने के लिए प्रांकुर चोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृत्त पोषक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हमने दो भागों में बांटा था। कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं पादपों में,
उसको हमने दो भागों में बांटा था, एक वृत्त पोषक तत्व, एक वृक्क पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे पूछा गया कि वृत्त पोषक तत्व नहीं है, तो वृत्त कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताई थी, कौन, पीके, केस, मांगे, है ना, ये ट्रिक है इसकी। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये मैक्रो है। इसके अलावा जो भी है वो माइक्रो हो जाएगा। देखो फॉस्फोरस इसमें आ रहा है, यस सर, मतलब ये मैक्रो है। सल्फर आ रहा है, यस सर, सल्फर भी आ रहा है। पोटेशियम आ रहा है, ये भी आ रहा है। मतलब आयरन जो है ये आपका मैक्रो नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। दोनों आपको नहीं याद रखने, एक याद रख लिया बस, मैक्रो वाला, कौन, पीके, केस, मांगे, तो बस पता चल गया कि ये मैक्रो है, इसके अलावा जो भी होगा वो माइक्रो हो जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती है, दिमाग से काम करना होता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तंत्र द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट्स? कई बार ही हम पढ़ चुके हैं कि जड़ तंत्र तीन प्रकार के होते हैं, टेप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूल तंत्र, फाइब्रस रूट सिस्टम यानी कि झकड़ा मूल तंत्र, एडवेंशियस रूट सिस्टम यानी कि अपस्थानिक मूल तंत्र। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जो मूसला मूल तंत्र है ये पाया जाता है डाइकोट में, और यहाँ पे पूछा गया डाइकोट में कौन सा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मूसला मूल तंत्र। ठीक है, झकड़ा मूल तंत्र किस में मिलेगा, मोनोकोट में, एक बीजपत्री में। अपस्थानिक मूल तंत्र किस में मिलेगा, शकरकंद में, सॉरी हाँ, ग्रासेज हैं, शकरकंद हैं, स्वीट पोटैटो जिसको अपन कहते हैं। संग्रहण मूल तंत्र यानी कि संग्रही जड़ें किस में मिलती हैं, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, जो भी है उसके अंदर पाई जाती है आपकी। मैं तो लिख ही नहीं पा रहा, समझ में आएगी ये सवाल? झकड़ा मूल तंत्र मोनोकोट में, मूसला मूल तंत्र डाइकोट में, अपस्थानिक शकरकंद में, ग्रासेज में, और संग्रहण मूल तंत्र गाजर, मूली, सलजम, चकंदर जो भी है उसके अंदर अपन ने पढ़ाई है। क्यूटिकल किस में नहीं पाई जाती, क्यूटिकल इज absent इन, क्यूटिकल किस में नहीं मिलती? क्यूटिकल देखो, एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस के जो बाहर की परत होती है उसको अपन कहते हैं क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा। तो उपत्वचा किस में नहीं पाई जाती? मैंने दो चीज़ बताया था, एक तो जड़ और एक जलोद्भिद पादप। एक तो जड़ यानी कि मूल, और एक आपके जलोद्भिद पादप। इन दो के अंदर ये नहीं मिलती हैं, जलोद्भिद पादप, इन दोनों में क्यूटिकल लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे जड़ जैसे जलोद्भिद पादप, दोनों में क्यूटिकल एब्सेंट रहेगी। और जो मरुद्भिद पादप होते हैं ना, उनके अंदर क्यूटिकल बहुत मोटी लेयर होती है। ठीक है, चलो, जब एक अणु दूसरे अणुओं से स्वतंत्र गति करते हुए झिल्ली को पार करता है उस विधि को अपन क्या कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल। अगर केवल एक अणु पार कर रहा है झिल्ली को तो इसको अपन कहेंगे यूनिपोर्ट। अगर दो अणु पार कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, तो इसको अपन कहेंगे, दो हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो सिम्पोर्ट। दो हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इसको अपन कहेंगे एंटीपोर्ट। यहाँ पे तो एक ही अणु है यानी कि यूनिपोर्ट, ऑप्शन सी यूनिपोर्ट। अगर दो होते दोनों की डायरेक्शन सेम होती सिम्पोर्ट, दो होते दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो एंटीपोर्ट। ठीक है ना, तो ये तीन ही तरीके के सवाल बनते हैं, तीनों ही मैंने बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सामान्य आंक में सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है और संवेदी कोशिकाएं विशेषकर शंकु बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। द प्लेस वेयर क्लियरेस्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई एंड सेंसरी सेल्स especially cone cells are present in maximum numbers, this is called अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट, पित्त बिंदु येलो स्पॉट, सिलियरी बॉडी या इरिस, क्या कहेंगे? तो कौन सा भाग है आंख का जहां पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है?
रेटिना, सॉरी रेटिना, रेटिना के ऊपर कौन सा ऐसा भाग है जहाँ सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है? पित्त बिंदु, येलो स्पॉट, ठीक है ना। येलो स्पॉट जो है ना, ये रेटिना पर पाया जाने वाला वह भाग है जहाँ पे सबसे बढ़िया इमेज बनती है, ठीक है। अंध बिंदु जो है ना, यहाँ पर कोई इमेज ही नहीं बनती। यहाँ पे दोनों प्रकार के जो फोटो रिसेप्टर हैं, चाहे शंकु हो चाहे शलाका हो, दोनों ही एब्सेंट रहेंगे। यहाँ पर दोनों ही एब्सेंट होते हैं, शंकु और शलाका दोनों ही नहीं पाए जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? सीलियरी बॉडी क्या होती है? तो ये सीलियरी बॉडी जो है ना, ये लेंस को पकड़ के रखती है, और जो समायोजन होता है ना, समायोजन एडजस्टमेंट, उसके लिए ये लेंस को पकड़े हुए रखती हैं। इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेंस ज़्यादा वक्रित हो जाएगा, ज़्यादा कर्व्ड हो जाएगा, जैसे हम पास की वस्तु देख पाएंगे। और ये इसको अगर मतलब टाइट नहीं पकड़ेगा, थोड़ा ढीला छोड़ देगा, तो लेंस फ्लैट हो जाएगा, तो दूर की वस्तु दिखेगी, है ना। कुल मिलाकर के समायोजन के लिए ये पक्षमार्ग का, या इंग्लिश में अपन कहते हैं सीलियरी बॉडी पाई जाती है। और आइरिस क्या होता है? परितारिका क्या होती है? नेत्र का आगे का जो रंगीन भाग होता है उसको आइरिस कहते हैं। मिलेनोसाइट सेल्स इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोटे तंतुओं का केंद्रीय भाग जो पतले तंतुओं से अति आच्छादित नहीं होता क्या कहलाता है? The central part of thick filament which is not overlapped by thin filament is called M zone, H zone, Z zone या L zone। क्या कहेंगे इसको? क्या कहते हैं बताओ? बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये अगर आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं पढ़ी तो बड़ी ध्यान से पढ़ लीजिए। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से हर एग्ज़ाम में 2 सवाल पूछे गए, हर एग्ज़ाम में। एक तो मिनिमम है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ तक मुझे दिखा है 2-2 सवाल है ना। एक सवाल अभी और आएगा, इसका देख लेना। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर लेना। नहीं करी है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे भी। देखो होता क्या है इसमें, एक होता है मायोसिन, ये अपना क्या है? मायोसिन। मायोसिन जो होता है इसके ऊपर ऐसे एक्टिन होते हैं, ठीक है। एक्टिन होते हैं ऐसे, ऐसा एक्टिन है। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट मायोसिन, और ये पतले वाले जो तंतु होते हैं इसको एक्टिन कहते हैं। भाई मायोसिन क्या होते हैं? मोटे तंतु, थिक फिलामेंट, है ना। और एक्टिन होते हैं थिन फिलामेंट, पतले तंतु। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं कि जो पतले तंतु है, यानी कि ये जो एक्टिन है ना, ये मायोसिन के ऊपर फिसलते हैं, मोटे तंतु पर फिसलते हैं, जिससे पेशी संकुचन होगा। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो जहाँ पर पूरा का पूरा मायोसिन है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा मायोसिन है। तो मायोसिन वाला जो पूरी की पूरी लेंथ है उसको अपन कहते हैं ए जोन। उसको अपन क्या कहते हैं? ए जोन। समझ गए? धीरे धीरे समझते जाना, बहुत इजी है। उसको अपन क्या कह देते हैं? ए जोन कह देते हैं। अब देखो, जहाँ पे ये एक्टिन इस मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है, ये जो जोन होता है ना, इसको बोलते हैं ओ जोन, है ना। एक्टिन का वह भाग जो मायोसिन के साथ ओवरलैप कर रहा है वो ओ जोन हो जाएगा। और एक्टिन का वह पार्ट जो मायोसिन के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, जैसे कि ये इतना वाला पार्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसको अपन कह देते हैं आई जोन। इसको अपन क्या कह देते हैं? आई जोन कह देते हैं। समझ गए? और ये जो भाग है ना, जो बीच में मायोसिन का है लेकिन कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक्टिन इसके ऊपर नहीं आ रहा, इसको अपन कह देते हैं एच जोन। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मोटे तंतुओं का, मोटे तंतु का मतलब मायोसिन की बात हो रही है, का केंद्रीय भाग, बीच वाला भाग जो पतले तंतु से अतिआच्छित नहीं होता। अब इस डायग्राम को देखो, मोटे तंतु का यानी कि ये हो गया अपना मोटा तंतु, इसका केंद्रीय भाग यानी कि ये वाला पार्ट्स केंद्रीय होता है, जहाँ पर एक्टिन नहीं है, तो यहाँ पर एक्टिन नहीं है, इसको अपन एच जोन कहते हैं, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है अगर अपन को कॉन्सेप्ट आता है। एच क्षेत्र, एल क्षेत्र क्या होता है मैंने बता ही दिया। जेड रेखा क्या होती है? इन दोनों के बीच की ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको जेड लाइन कहते हैं। ये भी जेड लाइन है। एक्टिन के बीचों बीच की जो लाइन होती है उसको जेड लाइन कहते हैं, और इन दोनों के बीच की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है। तो ये कभी एक मैं छोटा सा वीडियो बना करके अच्छे से समझा दूंगा, इससे सवाल बहुत आते हैं बार बार, ठीक है। चलो ये लो, निम्नलिखित वाक्य पेशी के लिए हैं। हल्के बैंडों में एक्टिन होता है,
सही है बिल्कुल। जो लाइट बैंड होते हैं उसके अंदर एक्टिन पाया जाता है। हल्के बैंडों को विषमदेशिक बैंड कहा जाता है, ये गलत है। हल्के बैंड जो होते हैं उसको समदेशिक बैंड कहेंगे। गहरे बैंडों में मायोसिन होता है। गहरे बैंडों में मायोसिन होता है। एक्टिन तंतु मोटे तंतु होते हैं, ये भी गलत है। एक्टिन तंतु जो होते हैं ये मोटे तंतु थोड़ी होते हैं। एक्टिन फिलामेंट आर थिक फिलामेंट, गलत। थिक फिलामेंट तो मायोसिन होता है, एक्टिन नहीं होता। और हल्के बैंड को विषमदेशिक कहते हैं, ये भी गलत है। हल्के बैंड को अपन कहते हैं समदेशिक। तो पूछा क्या गया है, संयोजन के गुणों को दर्शाते कौन से वाक्य पेशी या वाक्यों का संयोजन के गुणों को दर्शाता है। विच स्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है, दूसरा और चौथा गलत है। समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना सा ध्यान रखना कि जो गहरी पट्टियाँ होती हैं उसको विषमदेशिक बैंड कहेंगे और हल्की पट्टियों को समदेशिक बैंड कहेंगे। हल्की पट्टियों के अंदर क्या होता है, एक्टिन होता है, और गहरी पट्टियों में एक्टिन भी होता है, मायोसिन भी होता है। समझ गए मेरी बात को। तो कितनी बातें आप देखो, जो भी मेरे साथ देख रहे हैं रफ कॉफ़ी और नोटबुक क्या कहते हैं पेन लेके बैठो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ साथ साथ। पहली चीज़, पतले तंतु एक्टिन को कहेंगे, मोटे तंतु मायोसिन को कहेंगे। गहरी पट्टियाँ जो होती हैं वो विषमदेशिक होती हैं, हल्की पट्टियाँ समदेशिक होती हैं। हल्की पट्टियों में केवल एक्टिन होता है, गहरी पट्टियों में एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। ये इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अलवणीय जल में पाए जाने वाले खाने योग्य मछलियों के उदाहरण हैं। देखो, खाने योग्य मछलियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक जो लवणीय जल में मिलती है और एक जो अलवणीय यानी कि मीठे पानी के अंदर मिलती हैं। तो मीठे पानी के अंदर कौन कौन सी मिलेगी, कटला है, रोहू है, ठीक है, लेबियो है, कॉमन कार्प और कटला, रोहू, हिल्सा, सार्डिन, पम्फ्रेट। तो खाने योग्य मछलियाँ देखो, कटला, रोहू, लेबियो, ये मीठे पानी की है। कटला, रोहू जिसको लेबियो भी कहते हैं, तो ये 2 तो इसमें ध्यान रखना। और समुद्री जल में कौन सी हो जाएगी, हिल्सा, सार्डिन्स, सार्डिनेला, बॉम्बे डक, ये सारे के सारे अलवणीय जल की, सॉरी लवणीय जल की। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। खाने योग्य मछलियाँ जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, कटला, रोहू जिसको लेबियो भी कहते हैं। खाने योग्य मछलियाँ जो समुद्री जल में यानी कि लवणीय जल में मिलती हैं, हिल्सा, सार्डिन्स, सार्डिनेला, बॉम्बे डक। तो कटला या कॉमन कार्प इसमें मिलती हैं, रोहू भी लवणीय जल में मिलती हैं, हिल्सा और सार्डिनल ये लवणीय जल में मिलती हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड 2 करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। कॉमन कार्प, कटला और रोहू, ठीक है। थर्ड नहीं आएगा, थर्ड जो होता है वो आपके समुद्री जल वाली मछलियाँ हैं, खाने योग्य तो है लेकिन समुद्री जल में मिलेगी। यहाँ पे पूछा गया है अलवणीय जल, मीठे पानी की। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत जिसमें जीन कोष यानी कि कुल जीव संख्या में जीन और उनकी युग्म विकल्पी अलील्स एक जनसंख्या में सुस्थिर होती हैं, किसके द्वारा दिया गया। द प्रिंसिपल इन विच द जीन पूल टोटल जीन्स एंड देयर अलील इन ए पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, हार्डी विनबर्ग के द्वारा, ठीक है। इवोल्यूशंस वाला चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। हार्डी विनबर्ग साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि एक अलील की आवृत्ति विशिष्ट सिचुएशन में एक अलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहती है, नियत बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत है। इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, अलील जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहेगी, इसको अपन कहते हैं आनुवंशिक साम्यावस्था, ठीक है, आनुवंशिक साम्यावस्था। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आनुवंशिक साम्यावस्था को बनाए रखने का काम कौन करेगा और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आनुवंशिक साम्यावस्था को बनाए रखते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। यादृच्छिक मैथुन, रैंडम मैटिंग जो होता है वो आनुवंशिक साम्यावस्था को बनाए रखने का काम करता है, जबकि चयनात्मक मैथुन, सेलेक्टिव मैटिंग, इसके अलावा जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, छोटा आकार है ना, छोटा आकार जाति का, ये सारी के सारी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। समझ गए।
ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमेन संपुट की आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? बोमेन संपुट क्या है? सबसे पहले तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर आगे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट की जो आंतरिक कोशिका होती है ना, वो आंतरिक भित्ति की कोशिका अंगुली नुमा इस प्रकार से प्रवर्ध बनाती है और उसको ही अपन कहते हैं पोडोसाइट्स। उसको अपन क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये पोडोसाइट्स आगे जाकर के फिल्ट्रेशन स्लिट का निर्माण करेगी, निस्यंदन दरार का निर्माण करेगी, जहाँ से पूरा का पूरा निस्यंद छनेगा, फिल्टर होगा। ठीक है ना? तो इनको अपन पोडोसाइट्स कहते हैं। भाई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पता है कि नहीं है? ये नेफ्रॉन होता है इस तरीके से, इस तरीके का होता है कि नहीं होता? बस उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बोमेन संपुट है, इसकी आंतरिक भित्ति की कोशिका जो होती है वो पोडोसाइट्स कहलाती है, रूपांतरित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पायरिमिडीन्स जो न्यूक्लिक अम्लों में मिलते हैं कौन कौन से होते हैं? तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए या आरएनए, इन्हीं को तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए में तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक पेंटोज शुगर यानी कि शर्करा, जो पेंटोज शर्करा है, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। अब जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन्स। ठीक है? प्यूरिन में दो चीज़ें आती हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पायरिमिडिन्स में तीन चीज़ें आती हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो आपसे पूछा गया है पायरिमिडीन कौन कौन से हैं? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एडिनिन क्या होता है? प्यूरिन है। ग्वानिन क्या होता है? प्यूरिन है। एडिनिन और ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन है। तो आपसे तो पायरिमिडीन पूछा गया है, तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार मिलेंगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में कौन से मिलेंगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल है, हृदय से अशुद्ध रुधिर को किसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है? इंग्लिश में पढ़ेंगे, द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हर्ट वॉल, है ना, इज कैरीड इनटू राइट एट्रियम बाय। यहां पे पूछा गया है हृदय से, पूरी बॉडी से नहीं बात कर रहे, हृदय से। भाई बॉडी को खून चाहिए, लेकिन हृदय को भी तो काम करने के लिए खून चाहिए, हृदय को भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ब्लड से। तो हृदय भी तो ब्लड का प्रयोग करेगा, और ब्लड का प्रयोग करेगा तो उसमें भी जो ब्लड है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर हृदय ने जो ब्लड काम में लिया वो अशुद्ध हुआ, उसको वापस से दाएं आलिंद में लाने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा कोरोनरी शीरा और कोरोनरी साइनस, कोरोनरी वीन एंड कोरोनरी साइनस। ठीक है, याद रखना इसको। क्या होता है? कोरोनरी वीन जो होती है ना, ये छोटी छोटी नलिका होती है, फिर आगे जाकर के एक बड़ा पाइप बन जाता है जिसके अंदर ये सारी नलिका आती है, उसको कोरोनरी साइनस कह देते हैं। ठीक है, और ये फिर फाइनली जाकर के दाएं आलिंद में खुलता है। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नदियों में नहीं पाया जाता? आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट फाउंड इन रिवर्स, कौन सा जो है नदियों में नहीं मिलेगा? सवाल कहने का मतलब सिंपल सा है, जो पूर्णतः समुद्री है, जो पूर्णतः समुद्री है। कौन कौन सा है जो पूर्णतः समुद्री है? दो ही जीव हैं, एक तो इकाइनोडर्मेटा और एक हेमिकोडेटा, जो पूरी तरीके से समुद्री होते हैं। ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा ये पूरी तरीके से समुद्री होता है, ये आपके नदियों में नहीं मिलेगा। नदी का मतलब स्वच्छ जल होता है वहां पे। अगला क्वेश्चन है, रोग जिसमें सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है तथा यह एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उत्पन्न होता है, बताइए। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जो एड्रिनल ग्लैंड है, अगर उसके कोर्टेक्स भाग के हार्मोन ज़्यादा स्रावित होते हैं। अब आप कहेंगे सर एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, यही तो होते हैं। अगर इसके कोर्टेक्स भाग के हार्मोन ज़्यादा स्रावित होते हैं, या पहले मैं बात कर लूँ कम स्रावित होते हैं,
कोर्टेक्स भाग के हार्मोन कम स्रावित होते हैं, तो इससे जो रोग होता है उसको अपन कहते हैं एडिशन। उस रोग को अपन क्या कहते हैं? एडिशन रोग। तो एडिशन रोग में क्या होता है? कोर्टेक्स भाग के हार्मोन कम स्रावित होंगे, अल्प सक्रियता। ठीक है, कोर्टेक्स भाग की अल्प सक्रियता, यानी कि एल्डोस्टेरोन की कमी होगी इसमें, एल्डोस्टेरोन की कमी होगी। यहाँ पे पूछा गया है कि एल्डोस्टेरोन की अधिकता, एल्डोस्टेरोन की अधिकता जो होती है वो होती है कौन से रोग में? और जो कुशिंग रोग होता है ना, कुशिंग रोग, इसमें कोर्टेक्स भाग जो होता है उसकी ज़्यादा सक्रियता होती है, उसके हार्मोन ज़्यादा स्रावित होते हैं, और इसके अंदर जो है वो कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है। समझ गए मेरी बात को? 3 डिजीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एडिशन, एक कुशिंग और एक कॉन्स। तीनों को मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर कोर्टेक्स भाग की अल्प सक्रियता है, अल्प सक्रियता मतलब कम स्रावित होगा, कोर्टेक्स भाग के हार्मोन है एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, तो कोर्टेक्स भाग की अल्प सक्रियता, या फिर अपन कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन की कमी से एडिशन रोग हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन की कमी से एडिशन रोग हो जाएगा, और एल्डोस्टेरोन की अधिकता से कॉन्स रोग हो जाएगा, और कोर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग रोग हो जाएगा। इजी है ना भाई? नाम से ही पता चल रहा है, एल्डोस्टेरोन सॉरी क्या कहते हैं इसको, कौन से रोग जो है वो एल्डोस्टेरोन की अधिकता से, एल्डोस्टेरोन की कमी से एडिशन, और कोर्टिसोल की अधिकता से कुशिंग रोग। क्लियर तीनों डिजीज? चलो नेक्स्ट है, यकृत में निवाई का त्रिक किसका बना होता है? पोर्टल ट्राइड इन लिवर इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? एक होती है इसमें हिपेटिक आर्टरी, एक होती है हिपेटिक पोर्टल वीन, और एक होती है बाइल डक्ट यानी कि पित्त नली। तो ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। हिपेटिक आर्टरी यानी कि यकृत धमनी, हिपेटिक पोर्टल वीन यकृत निवाहिका सीरा एवं पित्त वाहिनी, ये तीनों चीज़ें मिलकर के इसके अंदर निवाहिका त्रिक बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हथौड़े के आकार की कर्ण अस्थि कौन सी है? मनुष्य के अंदर प्रत्येक कान में 3 कर्ण अस्थियाँ होती हैं, और दोनों के अंदर मिला देंगे तो कितनी हो जाएगी? 3 + 3 यानी कि 6 हो जाएगी। 3 कौन कौन सी हैं? एक होती है मेलियस, एक होती है इनकस, और एक होती है स्टेपीज। ये 3 कर्ण अस्थियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस जो होती है ये हथौड़े के आकार की होती है, यानी कि सिंपल सा आंसर इसका तो चला जाएगा मेलियस। इनकस जो होती है ना, ये एनविल शेप होती है। कैसी होती है? एनविल। ठीक है, और स्टेपीज जो होती हैं ये घोड़े के रकाब नुमा होती है, घोड़े की जो रकाब होती है उसकी जैसी होती है स्टेपीज। तो ये तीनों की आपको याद रखना है कि मेलियस हथौड़े की जैसी, ये एनविल शेप, और ये घोड़े के रकाब नुमा। ठीक है, ये तो प्रघाण तो है ही नहीं, कान की अस्थि नहीं है, कान का पार्ट तो है लेकिन कर्ण अस्थि नहीं है। ये 3 प्रकार की कर्ण अस्थियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कभी पेरापेटस का आ गया, कभी नियोपिलाइना का आ गया, कभी बेलेनोग्लोसस का आ गया, लेकिन पूछे जा रहे हैं। तो कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच की योजक कड़ी हो जाएगी बेलेनोग्लोसस। क्या हो जाएगा? बेलेनोग्लोसस। हेमिकोडेटा का जीव है बेलेनोग्लोसस। हेमिकोडेटा कहाँ आता है? नॉन कोडेटा के ठीक बाद और कोडेटा से ठीक पहले, यानी कि दोनों के बीच का हो गया बस। पेरीपेटस क्या है? पेरीपेटस एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी, एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी को पेरीपेटस कहेंगे। नियोपिलाइना क्या है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी। ठीक है, बस याद हो जाएगा इसको। काइमेरा क्या होती है? अस्थिल और उपास्थिल मछलियों के बीच की योजक कड़ी। और युगलिना क्या होती है? पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, शुक्राणु पूर्व, प्रश्न गलत लिख दिया यहाँ पे, शुक्राणु पूर्व यानी कि स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर के स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात,
कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर हिंदी बताओ हिंदी बताओ। क्या यहाँ पर कहीं शुक्र कायंत्रण लिखा हुआ है? हिंदी में इसका मतलब होता है, अगर आपने हिंदी में पढ़ा है कहीं से, कि शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं शुक्र कायांतरण। कहीं पे वर्ड दिख रहा है इसमें ऑप्शन में शुक्र कायांतरण? ये स्पर्मियोजेनेसिस इंग्लिश में लिख दिया अल्फ़ाबेट में, ये लो हिंदी में लिख दिया स्पर्मियोजेनेसिस। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश लिखा रहा हूँ मतलब कुछ सोच समझ के ही लिखा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस इसको अपन कहते हैं। और स्पर्मिएशन क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि जो शुक्राणु है ना, उन शुक्राणुओं का सर्टोली सेल को छोड़ करके शुक्रजनक नलिका से बाहर निकलना। शुक्रजनक नलिका जो होती है उससे बाहर निकलना, इसको अपन कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर? याद है ना? चलो, स्पर्मेटोगोनिया क्या होती है? ये एक द्विगुणित सेल है जिसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से जो है वो दो कोशिका बनेगी, 2n 2n। समझ गए? 2n 2n। अब इस कोशिका के अंदर क्या होगा, साइज में बढ़ोतरी होगी और ये 2n बड़ी हो जाएगी। फिर इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, पहले माइटोसिस हो गया, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा जिससे nn बन जाएगा। फिर इसके अंदर मियोसिस सेकेंड होगा जैसे फिर nn बन जाएगा, और इससे फिर आगे जाकर के स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म बनेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है शुक्र जनन का। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है वो स्पर्मेटागोनिया से शुरू होता है, शुक्राणु मात्र कोशिका जिसको अपन कहते हैं। क्लियर? अपना सवाल था शुक्राणु पूर्व से शुक्राणु में परिवर्तन, स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत। जिस अंग का जितना ज़्यादा उपयोग करोगे वो उतना ही ज़्यादा विकसित हो जाएगा, जिस अंग का उपयोग नहीं करोगे धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा। ये लेमार्क का सिद्धांत है। वीजमान ने कौन सी थ्योरी दी थी? द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये वीजमान की थ्योरी है। तो तीनों की तीनों थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा? ये मतलब कोई क्वेश्चन नहीं था कि सर हमने पढ़ा नहीं, वो नहीं है, बस आपके अंदर कॉमन सेंस कितना है, आप बिल्कुल ही डफोड़ तो नहीं हो, मतलब उसलिए ये सवाल डाला था। भाई आहार श्रृंखला क्या होती है? सबसे पहले होते हैं इसमें उत्पादक, और उत्पादक कौन होते हैं? पौधे। उसके बाद में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर जो है वो सर्वोच्च मांसाहारी आ जाते हैं। यही तो होता है। तो ये उत्पादक पौधे होंगे। तो सबसे पहले देखो फल है, फल को बीज खा सकता है क्या? खाद्य श्रृंखला का मतलब दो एक दूसरे को खाते होंगे, एक चेन बनेगी। तो फल को बीज खाता है क्या? नहीं। घास है, घास को बकरी और बकरी को मानव, ठीक है ये ठीक लग रहा है। बांस है, बांस को हाथी हाँ खा लेता होगा, लेकिन हाथी को हिरण खा लेता है क्या? नहीं। मछली है, मछली को बकरी खाती है क्या? भाई मछली कहाँ होती है? समुद्र में, बकरी थोड़ी जाती है समुद्र में। तो ये सारे ही गलत हो जाएंगे, ये एक करेक्ट दिख रहा है बस, बाकी कोई भी खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं करता। कॉमन सेंस का सवाल है बस, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉन्स और मेड्यूला किसके भाग हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। पॉन्स और मेड्यूला किसके भाग हैं? मानव मस्तिष्क के, ह्यूमन ब्रेन के। मस्तिष्क तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो ये जो पॉन्स हैं या फिर मेड्यूला ऑब्लिगेटा है, ठीक है, या फिर एक और होता है अनुमस्तिष्क, ये तीनों मस्तिष्क के अंदर भी पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो प्रमस्तिष्क आ जाएगा, एक एपिथैलेमस आ जाएगा, एक थैलेमस आ जाएगा, और एक आपका हाइपोथैलेमस आ जाएगा। ये सारे के सारे अग्र मस्तिष्क के भाग हैं।
ठीक है ना। मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क। चलो, नीचे दी गई सूची में ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों के नाम दिए गए। उपरोक्त में से कितने बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं? बहुत ही ईजी सवाल है। आपसे ये पूछा गया है कि बहिस्रावी ग्रंथि से कौन कौन से स्रावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हार्मोन दिखे उसको कट कर दो, क्योंकि हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो मुझे यहाँ पर दिखा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है सर? हार्मोन। ग्लूकोगोन क्या है सर? हार्मोन। कैसे? अग्नाशय ग्रंथि जो होती हैं, अग्नाशय ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि हैं, मतलब बहिस्रावी की तरह भी काम करेगी, अंतःस्रावी तरह भी काम करेगी। तो इसका जो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है, लैंगरहैंस की द्वीपिका जिसे अपन कहते हैं, उसमें अल्फा सेल से स्रावित होगा ग्लूकोगोन और बीटा सेल से स्रावित होगा इंसुलिन। होगा कि नहीं होगा? अल्फा सेल से ग्लूकोगोन, बीटा सेल से इंसुलिन, मतलब ये तो दोनों हार्मोन हो जाएंगे। अच्छा, कैल्सिटोनिन, याद करो एक हार्मोन का नाम मैंने बताया था, थायरोकैल्सिटोनिन। बताया कि नहीं बताया? किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि में याद करो 2 प्रकार की सेल होती है, एक फॉलिक्यूलर सेल जिससे तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, T3 T4, और एक पैराफोलिकुलर सेल होती है, उससे थायरोकैल्सिटोनिन, यहाँ पे थायरो नाम इन्होंने नहीं लिखा लेकिन कैल्सिटोनिन, तो थायरोकैल्सिटोनिन ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये भी हार्मोन हो गया। ये क्या काम करता है थायरोकैल्सिटोनिन? रक्त में कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो ये 3 तो हार्मोन हो गए भाई साहब, ये 3 तो हार्मोन हो गए। ये 3 तो हो ही नहीं सकते। बहिस्रावी से कितने बाकी जो बच गए, जैसे कि थूक की अगर मैं बात करूं, थूक यानी कि सलाइवा, तो सलाइवा जो होते हैं ये आपकी किससे स्रावित होता है? थूक किससे स्रावित होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। ईयर वैक्स किससे स्रावित होता है? सीरोमिनस ग्रंथि से। ठीक है। दूध किससे स्रावित होता है? मैमेलरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों से। पसीना श्वेत ग्रंथियों से। तो ये सारे के सारी बाह्य ग्रंथियां हैं, तो 4 जो है वो इसके अंदर आंसर सही हो जाएगा। कौन कौन सा? थूक, कान का मोम, दूध और पसीना, ये चारों के चारों बहिस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हार्मोन है, और हार्मोन अंतःस्रावी से स्रावित होते हैं। बस इतना सा आपको डिफरेंस करना था कि जो हार्मोन है वो नहीं आएंगे इसमें। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? What type of the lens is found in the human eye? Convex, concave, annular lens, bifocal। तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, कन्वेक्स। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो एच के आकार की होती हैं और गिरवा के समीप स्थित होती है? याद करो जो मैंने क्लास ली थी अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो बिल्कुल बना के बताया था। एच सेप्ट ग्रंथि कौन सी थी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती हैं ये बिल्कुल आपकी गर्दन के पास में होती है, गिरवा के पास, और ये एच सेप्ट होती है। ठीक है ना, एच के आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि तो आपके मस्तिष्क में होती है, गिरवा के पास थोड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि भी थर्ड आई ऑफ ह्यूमन कहते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ये भी आपके ललाट के अंदर होती है, गिरवा के पास तो ये भी नहीं होती। और अधिवृक्क ग्रंथि ये वृक्क के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार सोचते हैं, अगर आपको याद नहीं है, मान लो कि एच सेप्ट की कौन सी है, तो ये भी देखते हैं ना कि गिरवा के पास कौन सी है। भाई देखो, पीयूष नहीं है, पीनियल भी नहीं है, अधिवृक्क तो वृक्क के ऊपर है, तो एक ही बची ना थायराइड ग्रंथि, जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और पीनियल शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। चलो, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। लगभग 35 क्वेश्चन हैं और ये 29 जून का पेपर था। कैसा लगा ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पसंद आया तो भी बताएंगे, नहीं आया तो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और अगर आपको लगा सच में मेहनत की है सर ने, तो एक लाइक आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें पुश मिले, हम और अधिक एनर्जी के साथ आपके लिए काम कर सकें।
ठीक है, तो इतना सा काम मैं उम्मीद करूँगा आप सभी बच्चे करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।